तो फिर से एक बार हम इसको जो है रिलेटिव प्रोनाउन को जो है आपको एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट में, और आप ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए क्या यूज़ होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया कि कैसे हम प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से अलग करते हैं, कैसे हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करते हैं, और अलग अलग ग्रामर के बुक्स में आपको अलग अलग नाम भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आप अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में होंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आप तो ये समझ गए होंगे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होते हैं। नॉन डिफाइनिंग ऐसे होते हैं जिसमें कॉमा को पुट किया जाता है, और डिफाइनिंग ऐसे होते हैं जिसमें कॉमा को पुट नहीं किया जाता है। जब भी डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं तो डिफाइनिंग क्लॉज या ये डिफाइनिंग क्लॉजेस या आइडेंटिफाइंग और नॉन आइडेंटिफाइंग जो क्लॉजेस होते हैं, इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो ये है कि ऐसे जो है वो कोई ना कोई क्लॉज से शुरू होते हैं, और ऐसे क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि जो डिफाइनिंग वाला जो क्लॉज होते हैं आपके, उसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, और नॉन आइडेंटिफाइंग एंड नॉन डिफाइनिंग वाले में आपको कॉमा लगाना है। अब डिफाइनिंग क्लॉज में क्या होते हैं कि हमेशा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब उन इन्फॉर्मेशन को लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज़ द बिल्डिंग दिस इज़ द बिल्डिंग दैट I repaired। देखिए ध्यान से, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड इज माइन। ध्यान दीजिए यहाँ पर में कि इस दोनों ही सेंटेंस में, ये दोनों जो सेंटेंस है, ठीक है, इस दोनों में आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है दैट के रूप में। और दैट का यूज़ जैसे कि लिखा हुआ है पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे विच का यूज़ हमने क्यों नहीं किया, क्या कारण है कि विच का यूज़ नहीं किया हमने? तो नियम ये कहता है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का कि कभी भी अगर नॉन आइडेंटिफाइंग में यूज़ करना हो, मतलब अगर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से दीजिए, देखिए, हाँ देखिए, दैट जो होते हैं उसको हम डिफाइनिंग में यूज़ करते हैं, नॉन डिफाइनिंग में यूज़ नहीं करते हैं, डिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, और विच जो है इसको हम नॉन डिफाइनिंग में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नॉन डिफाइनिंग में, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, क्योंकि दोनों का यूज़ एनिमल्स के लिए किए जाते हैं और थिंग्स के लिए किए जाते हैं, विच का और दैट का। तो इससे कन्फ्यूज़न से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको इस तरीके से समझें कि जब भी डिफाइनिंग की बात है आए तो यहाँ पे दैट आए। डिफाइनिंग मैंने बताया था जब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा तो डिफाइनिंग देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड, या वही बिल्डिंग है जिससे मैंने रिपेयर किया, है ना। तो क्या हम यहाँ पे विच लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे विच लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पे विच लिखेंगे, सपोज करिए यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं दैट का यूज़ कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं दैट जो है वो एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये कह रहा है कि ये वही बिल्डिंग है जिसे मैंने रिपेयर किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानते हैं तो इसमें हम विच का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बिल्डिंग विच आई रिपेयर्ड, जिसे मैंने रिपेयर किया, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैंने रिपेयर किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ब्रोकन क्लॉज नहीं है, दो क्लॉज नहीं है, जैसे कि ऐसे नहीं है जिस मकान को तुमने बनवाया था वो किराए पर उठा लिया गया, ऐसे नहीं है। ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग, दिस इज़ द बिल्डिंग विच आई रिपेयर्ड, मतलब मैंने इस बिल्डिंग को रिपेयर किया, मेरा इस बिल्डिंग से कनेक्शन है और इस कारण से ये जो है आपका एक तरीके से एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसी कारण से यहाँ पे दैट का यूज़ ज़्यादा ज़रूरी लगता है। ठीक है, दैट।
अब दैट लगेगा तो कॉमा तो लगना नहीं है, आपको पता है क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दैट का यूज़ हमेशा डिफाइनिंग क्लॉज में किया जाता है और डिफाइनिंग क्लॉज होने के कारण इसमें कॉमा नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड इज माइन। जिस बिल्डिंग को मैंने रिपेयर किया था वो मेरा है। यहाँ पर मैं दैट आई रिपेयर्ड क्या हो गया, ये एक तरह का समझो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया बिल्डिंग के बारे में, कि वो बिल्डिंग जिसको मैंने रिपेयर किया वो मेरा है ना। बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने रिपेयर किया। तो इस कारण से इस जगह पर मैं दैट ना हो करके विच होनी चाहिए, द बिल्डिंग विच आई रिपेयर्ड। यहाँ लेकिन कॉमा लग जाएगा और यहाँ भी कॉमा लग जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, एक चीज़ और है समझने का, वो ये है कि ये जो यहाँ पे बिल्डिंग है, ये तो इससे पता लग रहा है कि बिल्डिंग मेरा है, लेकिन बिल्डिंग का कोई नाम तो नहीं है। जो मेजर फेमस नेम होते हैं जो दुनिया में होते हैं, जैसे वर्ल्ड टावर हो गया आपका, या मान के चलो बुर्ज खलीफा है, इस तरह का तो नाम नहीं है, तो पता नहीं है कि कौन सा बिल्डिंग है। तो इसको मतलब ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में हम और अधिक एसेंशियल जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पे माइन नहीं होता, सपोज करिए यहाँ पे ऐसे होता, द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड कोलैप्स्ड। देखिए कोलैप्स्ड मतलब ध्वस्त हो जाना, नीचे गिर जाना। अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिससे कि बिल्डिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अभी ये भी नहीं पता है बिल्डिंग किसका है, बिल्डिंग कहाँ का है, किस व्यक्ति का है। इससे पहले वाले सेंटेंस में माइन था तो पता तो लग रहा था कि बिल्डिंग थोड़ा सा नॉन डिफाइन करते हैं, मतलब बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं भी रहेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है पता नहीं चल रहा है बिल्डिंग जो है वो किसका है, बिल्डिंग कहाँ है। तो बिल्डिंग के बारे में अगर मैंने कहा कि मैंने रिपेयर्ड किया उस बिल्डिंग को, लेकिन अभी मैं बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना ज़रूरी है बताने के लिए बिल्डिंग के लिए, ताकि पता तो लगे कि बिल्डिंग की पोजीशन क्या है। तो इस स्थिति में यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग ना होकर के डिफाइनिंग क्लॉज ही इसमें फिट करेगा। ठीक है, द बिल्डिंग दैट आई रिपेयर्ड कोलैप्स्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम यहाँ पे विच लगा के नहीं बना सकते हैं? विच लगा के भी आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को, इसको भी आप विच लगा के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विच का यूज़ हम दोनों में करेंगे, किसमें, डिफाइनिंग में और नॉन डिफाइनिंग में, दोनों में करेंगे। लेकिन दैट का यूज़ आप ऑलवेज एंड ऑलवेज किस में करेंगे, आप दैट का यूज़ डिफाइनिंग में करेंगे। ठीक है, जैसे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस इज़ द बिल्डिंग विच आई रिपेयर्ड, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका, ये एक तरीके से इसको हम डिफाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं। जब नॉन डिफाइनिंग में होगा तब ना कॉमा होगा। इस तरीके से द बिल्डिंग विच आई रिपेयर्ड कोलैप्स्ड, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हम विच से पहले कॉमा नहीं लगा रहे हैं और विच को जस्ट लाइक हम डिफाइनिंग क्लॉज के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है विच और दैट का यूज़। दैट का यूज़ हम ह्यूमन के लिए भी कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हमारे पास हु और होम है, ऑलरेडी हु है, तो फिर दैट से कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें हु का ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, द पर्सन दैट इज़ देयर इज़ माई ब्रदर, लिख सकते हैं, जो आदमी वहाँ पे है वो मेरा भाई है ना। दैट का यूज़ पर्सन के लिए हो गया, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द पर्सन हु इज़ देयर इज़ माई ब्रदर, है ना। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही सतर्कता से इसको यूज़ करना होगा। लिखा हुआ है कि हु होम दैट विच कैन बी ओमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना पड़े, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना पड़े, तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं, सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। द पर्सन
हु या होम, ऑब्जेक्ट में यहाँ हु यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसका रीज़न बताया था कि हु जो है वो आप इनफॉर्मल में ऐसी स्थिति में यूज़ करेंगे और फॉर्मल में आप होम करेंगे। ध्यान रखिएगा कि स्पोकन में तो चल जाएगा, रिटन में स्ट्रिक्टली जो है आपको होम का ही यूज़ ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। द पर्सन हु होम यू सॉ इज माई फादर। यहां गौर से देखिए, यहां पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस तो है कि द पर्सन इज माई फादर, ठीक है, द पर्सन इज माई फादर। और दूसरा है यू सॉ द पर्सन, ठीक है। द पर्सन इज माई फादर, इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, एनालिसिस किया। अभी ये सिंथेसिस फॉर्म है, ये जुड़ा हुआ है सब, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज सब, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब एक है, लेकिन इसको मैंने अभी अलग अलग किया है। अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें द पर्सन सब्जेक्ट है, माय फादर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द पर्सन का। पर्सन कौन है, तो मेरा फादर है। दूसरा सेंटेंस है यू सॉ द पर्सन, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, और द पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं आप सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट तो पढ़े होंगे। सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, सॉ वर्ब है, और द पर्सन क्या है कि ऑब्जेक्ट है आपका। तो द पर्सन यहाँ सीधा आ गया ना, द पर्सन। अब अगर हम इस द पर्सन को यू सॉ की जगह पे शिफ्ट कर दें, यू सॉ द पर्सन, तो बताइए फिर से ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं। अगर हम यहाँ से सेंटेंस को काट दें, यहाँ से यू सॉ द पर्सन, ऑब्जेक्ट बना ना। तो यहाँ पे होम और हु का यूज़ ऑब्जेक्टिव रूप में किया गया है। मतलब जिस आदमी को तुमने देखा वह मेरे पिताजी हैं या मेरे पिताजी हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस में कॉमा नहीं लगेगा, बिकॉज ये सेंटेंस डिफाइनिंग क्लॉज में भी है, ठीक है, क्योंकि पर्सन के बारे में पता नहीं कौन है, ठीक है। आगे तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर में, लेकिन नाम या कुछ इस तरह का नहीं है, तो इस तरीके से सेंटेंस ज़्यादातर डिफाइनिंग में ही बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ओमिट किया जा सकता है इस तरह के हु, होम, दैट, विच को। कैसे ओमिट करेंगे, देखिए मैं ओमिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर में हमने यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द पर्सन यू सॉ, डायरेक्ट यू सॉ। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे जो हु और होम था उसको ख़त्म कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये पर्सन यू का ऑब्जेक्ट था, इसीलिए, ठीक है। द पर्सन यू सॉ इज़ माई ब्रदर, इज़ माई फादर, जो भी है फादर, इज़ माई फादर, ये बन जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ये जो अगला जो ये सेंटेंस सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट है ना, इसका किसका सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, ये है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट का ये वाला पार्ट इधर वाला अगर ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आप यहाँ पे इसको साइलेंट कर सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं। अब इसमें हु, होम, दैट, विच कैन बी ओमिटेड, इसमें से कोई किसी को भी आप ओमिट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी मीनिंग वही हुआ कि जिस पर्सन को तुमने देखा मेरे पिताजी हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टी यू टेक इज़ नॉट टेस्टी, जो चाय तुम पीते हो वो स्वादिष्ट नहीं होती है। इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, द टी दैट यू टेक या विच यू टेक इज़ नॉट टेस्टी, है ना। द टी दैट यू टेक इज़ नॉट टेस्टी, लेकिन दैट खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि यू टेक द टी हो गया और एक सेंटेंस हो गया आपका द टी इज़ नॉट टेस्टी, 2 टी हो गया, तो यू टेक द टी, यू का ऑब्जेक्ट टी हो गया। इसी कारण से टी को जो है के बाद जो आता है आपका दैट, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या दैट या विच को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से इसको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण से मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा आपको हम एट विच, ऑन विच और फॉर विच के बारे में बता देते हैं। और एक चीज़ जो ये मैंने बताया आपको
कि इसको ओमिट कर दिया जाता है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है, फॉर्मल इंग्लिश में इस तरह का काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इधर जो है आपका है एट विच, ऑन विच और फॉर विच। इसका यूज़ हम इनफॉर्मल इंग्लिश में रिलेटिव क्लॉज के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होते हैं, स्पीकर गलती से वाई को जो है बनाते तो हैं किसी और क्लॉज में और बता देते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ एडवर्ब क्लॉज का पार्ट मिलेगा और कुछ नॉन क्लॉज ऐसा लगेगा कि है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर नॉन क्लॉज होगा तो कभी भी वो नाउन का कॉम्प्लीमेंट या नाउन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जो वाई वाले में होंगे। तो पहले वेयर वाले देखते हैं। देखिए अब इस सब को हम समाप्त कर देते हैं। देखिए दिस इज द प्लेस वेयर यू आर बॉर्न। यह वही जगह है जहाँ पे तुम जन्म लिए थे। आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में, ये सेंटेंस थोड़ा हम इसको अगर ऐसे लिख दें, क्योंकि अलग अलग हो जा रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर बॉर्न, है ना। तो मैंने कहा था लास्ट टाइम में कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पीछे मुड़ के देखता है। देखिए यहाँ पर रिलेटिव अगर हम इसको मानते हैं वेयर को, तो ये अपने से पीछे मुड़ के देखता है ये प्लेस को। प्लेस नाउन है और नाउन के जगह पे अगर कोई चीज़ यूज़ होता है तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो इस तरीके से इसको रिलेटिव प्रोनाउन में लिया जाता है। लेकिन ये आपको ऐसा लगता है कि एडवर्ब क्लॉज के बहुत आसपास दिखाई देता है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के रूप में ये भी ऐसा लग रहा है कि फंक्शन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे वेयर जो है, ये वेयर आपका यहाँ पे मीनिंग हो गया एट विच। एट विच मतलब जहाँ पर, हिंदी मीनिंग हो गया जहाँ पर, मतलब ये वही जगह है जहाँ पर तुम जन्म लिए थे, तुम पैदा हुए थे। ठीक है, इससे पहले जो हमने हु, हुम, दैट, विच का यूज़ बताया, इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस में। क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है? नहीं, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज होता तो ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई जरूर करता, उसके विशेषता को जरूर बतलाता। यहाँ पर में नाउन तो है प्लेस, लेकिन वेयर भी आ रहा है यहाँ पर में, और वेयर जो है आपका एक जस्ट लाइक रिलेटिव के रूप में दिखा रहा है। अगर हम इसको पूरा एडजेक्टिव क्लॉज मान बैठे तो दूसरा चीज़ एडवर्ब क्लॉज कहाँ जाएगा? फिर एडवर्ब क्लॉज आपको यहाँ पे जो है प्लेस कहाँ जाएगा? एडवर्ब क्लॉज और प्लेस का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो इसी कारण से इसको हम एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन मान के चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एक वर्ड मानते हैं जो कि इससे पीछे जो है जो नाउन है उसके बारे में ये बताता है या उसको जस्ट लाइक रिप्लेस करता है। आप जानते हैं कि प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करता है, तो वेयर के जगह पे यहाँ पे प्लेस जो है वो आ रहा है या प्लेस के जगह पे वेयर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर या एट विच यू वर बॉर्न। पहला तो ये हो गया। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम फ्यूचर क्लासेस में आपको बताएंगे। ठीक है, आगे है आपका व्हेन का यूज़। It was January when I remembered you. मतलब जनवरी का महीना था, इट वॉज जनवरी, जब मैं आपको याद किया। लेकिन यहाँ पे व्हेन का मीनिंग जो है वो हो जाएगा आपका ऑन विच, मतलब जिस दिन या जनवरी के समय में, ऑन विच। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज 1 जनवरी
ऑन विच आई रिमेंबर्ड यू, मतलब 1 जनवरी का दिन था जिस दिन को मैंने तुम्हें याद किया। तो टाइम के लिए आ गया तो व्हेन हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और है कि ऐसा लगता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। क्यों? सबसे पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये काम नहीं कर रहा है, जैसे मतलब एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम नहीं कर रहा है। ये जस्ट लाइक ए कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। ये वेयर, व्हेन और वाई ऐसा लग रहा है जैसे कि सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, 2 सेंटेंस को जस्ट लाइक जोड़ रहा है, एक डायरेक्ट जोड़ रहा है इसको, ठीक है। और इसको जो है ये नहीं, इसको इससे मतलब नहीं है कि इससे पीछे वाला जो ये वर्ड है ये आदमी है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, एनिमल है या कुछ भी है, इस आगे वाले वर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा अपने आप में एक वर्ड जो है वो प्लेस, टाइम या रीज़न को दिखा देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है वाई। दिस इज द रीज़न वाई आई लेफ्ट हिम, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कि यही कारण है कि मैंने उसे छोड़ दिया, यही कारण है कि मैंने इसे छोड़ दिया। तो वाई का मीनिंग हुआ फॉर विच, यहाँ पर में मतलब यही रीज़न था जिसके कारण या जिसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं एक तरह से कंजंक्शन का भी रूप कर रहा है। अब कुछ इसमें टीचर्स गलती ये कर बैठते हैं, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं, आई डोंट नो वाई ही केम हियर। कुछ टीचर्स या कुछ स्पीकर इसको ऐसे बना लेते हैं। सेंटेंस तो सही है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का हमेशा नियम रहता है कि इससे पहले नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। जिससे आप कनेक्ट करते हैं वर्ड को, उससे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोनाउन भी कभी कभी मिल सकता है और नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रोनाउन कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा, इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, प्रोनाउन मिल गया। देखिए इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड ऐसे होगा, इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू। इट्स मी भी होते हैं, इट्स आई भी होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ आई मतलब मैं ही हूँ जो जिसने तुम्हारी मदद की या जो तुम्हारी मदद करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट आई है। रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा एंटीसीडेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, अपने पीछे मुड़ के देखता है। तो यहाँ वाई किसको देख रहा है, रीज़न को देख रहा है, लेकिन वाई यहाँ पे किसको देख रहा है, नो को देख रहा है। नो तो क्या है, इट इज़ नॉट नाउन, ये तो नाउन नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। और ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये इस नो का ऑब्जेक्ट है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब अगर किस चीज़ के बारे में, अगर ये पता लग जाए किस चीज़ के बारे में जानना है, तो वो नो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नो का ऑब्जेक्ट है कि वाई ही केम हियर, कि वह यहाँ पे क्यों आया। तो ये जो सेंटेंस है, इट इज़ नॉट लाइक द रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज़ लाइक नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज में ये रूल होता है आपका कि ये हमेशा जो है बहुत तरह का ऑब्जेक्ट बन जाता है। कभी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, कभी ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, कभी आपको इन्फिनिटिव का मिल जाएगा, कभी आपको जेरंड का मिल जाएगा, कभी पार्टिसिपल का मिल जाएगा। चलिए ये सब एडवांस ग्रामर की चीज़ है, तो बाद में आपको कराया जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं। अब आपको हम होमवर्क जो है वो आपको स्क्रीन पे छोड़ देते हैं। इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको कैसे कंप्लीट करना है, मैं आपको जस्ट लाइक 2 सेंटेंस आपको दे दूंगा, पर सेंटेंस में 2 सेंटेंस दे दूंगा। जैसे कि मैं आपको ऐसे दे दूंगा, देखिए राम इज माई ब्रदर, राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी, मैं ऐसे दे दूंगा। एक सेंटेंस, एक मैंने ये दे दिया मान के चलो, इसको आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करना है। तो देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, राम हु इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर
हेल्प्स मी, ऐसे बना लेना। राम जो मेरा भाई है मेरी मदद करता है। 2 बार राम को रिपीट किया गया है तो 1 बार हमने राम को यूज़ किया। अब है क्वेश्चन कि ये कॉमा लगेगा इसके बाद की, बिल्कुल लगेगा कॉमा, क्योंकि पता हो गया कौन सा व्यक्ति है, राम है, ठीक है। और इसके बारे में जो हम आगे ये जानकारी दे रहे हैं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगेगा और यहाँ भी कॉमा लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसके साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसके आगे हम इस लेक्चर को इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे और साथ में इसके कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस भी देंगे। डेली लाइफ सेंटेंसेस का जो पार्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एवरग्रीन क्लासेस में। और आपको प्लेलिस्ट में जो है हमने अभी तक 14 या 15 प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है और लगभग सारे जो सेंटेंसेस है जो हम इधर करवाते हैं उसी को हम वहाँ पर में प्रैक्टिस के रूप में दे देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, बाय देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ।